नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.4, जिसका नाम क्या है बच्चों, 3 रीजंस फॉर इंडिया। तो ये जो पैसेज दिया गया है, इसे पढ़ने के बाद आपको अंदर से ना एक मोटिवेशन मिलेगा कुछ कर गुजरने का, अपने भारत देश के लिए कुछ करने का। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा सा ये लेसन है, आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अभी बिना कुछ देरी के हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये विज़न का मतलब समझेंगे, है ना। विज़न मतलब क्या होता है, तो विज़न यानी होता है बच्चों सपना। ठीक है, तो 3 विजन्स फॉर इंडिया यानी इंडिया के लिए 3 सपने। अब कौन से वो 3 सपने थे, किसने देखे थे, वो हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपने साथ पेंसिल लेकर के बैठिएगा। जो भी हार्ड वर्ड्स हैं मैं आपको उनके मीनिंग्स बताते जाऊँगी, आप लोग लिखते जाइएगा। क्यों लिखना है भाई, क्यों लिखना है, क्योंकि बाद में जब आप पढ़ने बैठोगे तो अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आया फिर तो आप वहीं पे अटक जाओगे, फिर आगे कैसे बढ़ोगे। इसीलिए पेंसिल ले करके बैठा करो। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी, इसीलिए एकदम ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखिएगा पहला पैराग्राफ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, states 3 visions for India based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. फिर Dr. Kalam's 3 visions for India are freedom, development and standing up. The focus of his presentation is on developing India to its fullest potential while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in modern times. तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैं आपको दे देती हूँ एंड देन मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड। अच्छा, इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है ना, इकट्ठा करना, प्लस करना, सम करना। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड यहाँ पे आप समझ सकते हो एकता। ठीक है, एकीकृत करना यानी इकट्ठा करना, एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ओके, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे समझिए बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, उनका इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे हम, वो जो नंबर्स हैं उन सभी को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, एकता। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर अचीवमेंट्स तो आपको पता ही है, और विटनेस मतलब भी आप जानते हो, जैसे जो हमने खुद अपने आंखों से देखा हो, गवाह ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और कुछ हार्ड वर्ड तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, कैपेसिटी, एबिलिटी, आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, राइट। और स्टैंडिंग अप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग अप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग ब्रेव एंड फेसिंग चैलेंजेस, यानी हमको बहादुर बनना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। फिर वैलिडेटेड ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडेटेड, तो देखो यहाँ पे लिखा है कंफर्म्ड विथ प्रूफ, यानी प्रूफ के साथ कोई भी चीज़ कंफर्म होना। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे हार्ड वर्ड्स के मीनिंग मिल गए होंगे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सुनिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, स्टेट्स 3 विजन्स फॉर इंडिया बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस that he has witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. तो बच्चों देखो, ये जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, जिनको फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड यानी इंडिया के जो इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम है उसका इनको क्या कहा जाता है, फादर यानी कि जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ना इंडिया के लिए 3 सपने देखे थे, अपने भारत देश के लिए 3 सपने देखे थे। किसके बेस पर देखे थे, तो इन्होंने जो इनका साइंटिस्ट का जो कैरियर था उसमें उन्होंने जो इंडिया के अचीवमेंट्स देखे थे, प्रोग्रेस जो देखे थे कि हमारे इंडिया ने कितनी सारी सफलताएं पाई, ठीक है, उन्हीं के आधार पर, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बेस पर इन्होंने इंडिया के लिए 3 सपने देखे थे। कौन से 3 सपने थे वो देखिएगा। डॉक्टर कलाम्स 3 विजन्स फॉर इंडिया आर, फर्स्ट वन इज फ्रीडम, अभी हम पूरा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। फ्रीडम मतलब क्या होता है, आज़ादी। अगर आप आज़ाद नहीं होगे तो कोई भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। आप दूसरों के गुलाम हैं तो कौन आपकी रेस्पेक्ट करेगा, आप ही बताइए ना। जब आपके पास पावर रहेगी तभी आप कोई दूसरा पावर आपकी मदद करने के लिए आएगा। ठीक है, तो वो हो गया फ्रीडम यानी आज़ादी।
डेवलपमेंट यानी विकास भी होना चाहिए। अगर आपका देश विकासशील ही नहीं है, मतलब वो डेवलप्ड ही नहीं है, तो फिर क्या किसी को भी मतलब आपके कंट्री में किसी को भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा या फिर आपको कुछ देना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपके अंदर उतनी एबिलिटी ही नहीं है, आपके देश का उतना विकास हुआ ही नहीं है, राइट। तो वो हो गया डेवलपमेंट। एंड स्टैंडिंग अप, स्टैंडिंग अप मतलब क्या, मतलब हम ना अपने बलबूते पे, जैसे स्टैंडिंग अप मतलब क्या होता है कि पैरों पे खड़ा होना, हमें अपनी चीज़ों के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये हो गया आपका स्टैंडिंग अप। तो ये इनके 3 विजन्स थे फॉर इंडिया, 3 सपने थे। द फोकस ऑफ हिज प्रेजेंटेशन इज ऑन डेवलपिंग इंडिया टू its fullest potential while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in modern times। अभी सुनिएगा बच्चों, जो इनका प्रेजेंटेशन था उसका मेन एम क्या था, मतलब उन्होंने किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि हमारा जो इंडिया है ना, उसको उसकी फुलेस्ट पोटेंशियल, मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिटी है, ठीक है, उस पर क्या करना है, हमारे इंडिया को डेवलप करना है, उसका विकास करना है, ठीक है, ताकि जो हमारा देश है वो गिने चुने जो भी देश हैं उनमें आ सके, है ना। ऐसा होता है ना कि ये देश इतने नंबर पे है, ये देश इकोनॉमी में इतने नंबर पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा देश भी आ सके, और जब हम अपने बलबूते पर खड़े होंगे, अपने देश को डेवलप करेंगे, तब क्या होगा, सब लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने किसी की हेल्प नहीं ली, हमने ये जितना भी विकास किया है वो सब खुद से किया है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, वाइल स्टैंडिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जब हम वर्ल्ड के साथ खड़े होंगे विथ फुल्ली वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट, हम सेल्फ रिस्पेक्ट से खड़े हो सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, आत्मसम्मान, ठीक है। हम जैसे आप ही सोचिए ना, आपको किसी ने कोई चीज़ दी, ठीक है, तो उन्होंने दी है और आपने खुद से खरीदी है, दोनों में कितना अंतर होता है बताइए, अंतर होता है ना। तो वही, अगर हम अपने बलबूते पे अपने देश का विकास करेंगे तो हम दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि हाँ, हम क्या है, डेवलप नेशन है, और ये हमने सब कुछ अपने बलबूते पे किया, हमने किसी की भी हेल्प नहीं ली है, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका मीनिंग, आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। अब यहाँ पे ना किसकी बात की जा रही है, फ्रीडम की बात की जा रही है। अच्छा, नीचे फ्रीडम के बारे में है, सुनिए। यहाँ पर जो आपके APJ अब्दुल कलाम जी हैं, वो क्या कहते हैं, इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस। वही जो मैं आपको बता रही थी, अगर आप फ्री नहीं हो, अगर आपके पास आज़ादी नहीं है, तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जैसे आज़ादी से पहले, ठीक है, हमारे देश पे कौन राज करते थे, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग राज करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारी कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि हम खुद ही गुलाम थे, राइट। लेकिन वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप आज़ाद नहीं रहोगे, अभी देखो हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो हमारी कितनी रिस्पेक्ट है, हमारा नाम तो अभी धीरे धीरे अभी जो हमारा देश है, ये दूसरे देश भी हमारे देश को अभी पहचानने लगे हैं, रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। वाई, क्यों, क्योंकि हम क्या है, फ्री हैं, हमारे पास आज़ादी है, राइट। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ़ वी आर नॉट फ्री, अगर आप फ्री नहीं होगे, अगर हम फ्री नहीं हैं, देन नो वन विल रिस्पेक्ट अस, कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हमारा सम्मान नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो कि आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया, मतलब मेरे 3 सपने हैं इंडिया के लिए। In 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our land and conquered our minds. From Alexander onwards, the Greeks, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us and take over what was ours. Yet we have not done this to any other nation. We have not conquered anyone. We have not grabbed their land, their culture and their history, nor tried to force our way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. अभी जो हार्ड वर्ड्स हैं, आप उनके मीनिंग ले लो फटाक से, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। आपको बोल रही हूँ ना, आप ये लेसन पढ़ोगे तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इन्वेडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्वेडेड मतलब आप बोल सकते हो किसी के ऊपर आक्रमण करना, हमला करना। और कैप्चर्ड मतलब आपको पता ही है। कंक्वायर्ड मतलब क्या होता है, किसी को जीतना, यानी दूसरे को हरा करके उसका राज्य ले लेना, वो क्या हो गया, कंक्वायर्ड हो गया। उसके बाद और कुछ यहाँ पे है, और कुछ तो नहीं है। लूटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, लूटना, ठीक है, लूटा हुआ।
और टुक ओवर मीन्स टुक द अथॉरिटी ऑफ, मतलब वो जो अथॉरिटी है वो ले लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छा ग्रैब का मतलब क्या होता है, किसी से छीनना, कोई चीज़ हम छीन लेते हैं ना, तो वो हो गया ग्रैब। उसके बाद यहाँ पे और कुछ है, और कुछ तो नहीं है, बाकी सब तो आपको समझ में आता ही रहेगा। तो यहाँ पे वो क्या लिखते हैं कि मेरे पास इंडिया के लिए 3 सपने हैं, फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप, हमने ऊपर देखा था। और फिर आगे वो लिखते हैं कि इन 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our land and conquered our minds। यानी अगर हम इतिहास उठा करके देखें 3000 पहले का जो हमारा इंडिया का इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, अगर हम उठा करके देखें तो हमने क्या देखा है कि बहुत सारे मतलब पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने हमें क्या किया, हमें ना लूटा, हमारे ऊपर आक्रमण किया, इन्वेडेड अस, हमारे ऊपर उन्होंने आक्रमण किए, कैप्चर्ड अस यानी हमको क्या किया, मतलब वही आक्रमण किया, हमको कैप्चर किया, हमारे जो लैंड थे उनको कैप्चर किया, यानी उन पे अपना कब्जा किया, राइट। एंड कंक्वायर्ड आवर माइंड्स, और हमारे माइंड को भी उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमारे दिमाग पे भी उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं, फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स, यानी अलेक्जेंडर के बाद, ठीक है। कौन कौन आए, तो ग्रीक्स, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच, ऑल ऑफ देम केम एंड लूटेड अस एंड टूक ओवर व्हाट वाज आवर्स, मतलब ये सभी लोग हमारे देश में आए, हमको पूरा लूटा और जो भी कुछ हमारा था उसको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। किन्होंने लिया, तो यही लोगों ने लिया, पूरे दुनिया से लोग आए हमारे साथ गद्दारी करने के लिए, हमको लूटने के लिए, ठीक है। येट वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन, लेकिन फिर भी, ठीक है, इतना सब हमारे साथ होने के बाद भी हमने किसी भी दूसरे देश के साथ ऐसा नहीं किया। आप इतिहास उठा करके देख लो, कहीं भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि हमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की हो, हमने किसी के देश में जाकर के उनको गुलाम बनाया हो, उनको लूटा हो, कभी ऐसा हमने किया नहीं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति ही नहीं है, ठीक है। हम दूसरों की जो आज़ादी है उसका सम्मान करते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको कहीं भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हम जितने सीधे साधे बने उतना ही लोगों ने फ़ायदा उठाया, हमारे देश में आए, यहीं पे रहे और हमको ही गुलाम बना लिया, ठीक है। वी हैव नॉट कंक्वायर्ड एनीवन, हमने किसी को भी नहीं जीता, है ना। वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड, हमने किसी की भी लैंड के ऊपर कब्जा नहीं किया, नहीं छीना, इन लोगों ने तो छीना, पर हमने किसी भी देश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। देयर कल्चर एंड देयर हिस्ट्री, उनके ना कल्चर को छीना, ना उनके हिस्ट्री को छीना, और हमने ये भी ट्राई नहीं किया कि हम अपने जो वे ऑफ लाइफ है, हमारी जो संस्कृति, हम दूसरों के ऊपर थोप सके, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि लोग ना खुशी से अपनाते हैं, उनके ऊपर ऐसे थोपना नहीं पड़ता कि आप अपना, उनको बंदूक दिखा करके हम नहीं कहते कि आप हमारी संस्कृति को अपनाइए, ठीक है। जो बंदूक दिखा करके अपनी संस्कृति को अपनाने के लिए कहता है, मतलब उसकी संस्कृति तो एकदम बेकारी है, तभी तो वो बंदूक दिखा रहे हैं ना। लेकिन हमने कभी किसी को ऐसा, जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, वो हमने उसको बोला नहीं कि आप उसको अपनाइए, लोग खुशी से अपनाते हैं। आज भी आप लोग देखते होंगे क्या होता है ना, विदेशों से लोग आते हैं हमारे भारत देश में घूमने के लिए। राजस्थान में भी बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं घूमने के लिए, और पता है आपको वो क्या करते हैं, जो राजस्थानी महिलाएं पहनती हैं वो कपड़े, वो पहन के वो लोग घूमते हैं, मतलब उनको भारत की संस्कृति बड़ी अच्छी लगती है, उनके कपड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो उनका रहन सहन है। आज भी आप लोग देखोगे कई सारे लोग विदेशों से आते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि विदेश से आकर के यहीं पर आकर के बस जाते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है, साड़ी पहनते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे क्या पहना जाता है, साड़ी, ठीक है, इस प्रकार से धोती कुर्ता, तो वो लोग आते हैं और हमारी संस्कृति उनको अच्छी लगती है, तो खुशी खुशी अपनाते हैं। हमने किसी को बोला नहीं, बंदूक नहीं दिखाई कि आप आइए और हमारे भारत देश में आकर के रहिए, इसकी संस्कृति को एक्सेप्ट करिए, अपनाइए, ऐसा हमने कभी नहीं कहा, लेकिन फिर भी लोग खुशी खुशी आते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे दिया गया है। और हमने ऐसा दूसरे देश के साथ क्यों नहीं किया, बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, हम दूसरों के जो फ्रीडम्स हैं उनकी क्या करते हैं बच्चों, रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, है ना। इसीलिए हमने ये कभी भी किसी देश के साथ नहीं किया, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, दैट इज़ वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज़ फ्रीडम, इसीलिए मेरा पहला विजन क्या है इंडिया के लिए, फ्रीडम है। क्या है, फ्रीडम यानी आज़ादी है। I believe that India had its first vision of freedom in 1857 when we started the war of independence। यहाँ पे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं वो कहते हैं
कि मुझे मालूम है कि इंडिया का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, यानी आज़ादी के लिए जो पहली लड़ाई हुई थी, उसी टाइम से क्या हो चुका था, मतलब आज़ादी के लिए जंग शुरू हो चुकी थी। ठीक है, पहली आज़ादी का सपना कब देखा गया था बच्चों, तो 1857 में, 1857 में, मतलब 1900 के भी पहले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तभी ये जो हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के लिए लड़ाई उसी टाइम से शुरू हो चुकी थी, मतलब एक चिंगारी निकल चुकी थी। और 1947 आते आते हमने आखिर में स्वतंत्रता पा ही ली, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 57 to 47, लगभग 50 साल का समय। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, मिला ना। लगभग 50 साल हुए होंगे क्या, एक बार जोड़िएगा, 50 साल हुए होंगे, नहीं उससे भी ज़्यादा, है ना। लेकिन फिर भी देर से ही सही, लेकिन हमको आज़ादी मिली, है ना। फिर आगे क्या कहते हैं कि इट इज़ दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर एंड बिल्ड ऑन। अच्छा, नर्चर मतलब क्या होता है बच्चों, पालन पोषण करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलाम जी हैं वो क्या कहते हैं कि इट इज़ दिस फ्रीडम, ये वही आज़ादी है जिसे हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिसकी हमको रक्षा करनी चाहिए, है ना। अब तो हम आज़ाद हो चुके हैं, तो क्या हम फिर से वही मतलब आलसी बन जाए, हम अपने देश की रक्षा ना करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे एकदम तैयार बैठे, बस आप थोड़ा सा ढील पड़ो नहीं कि वो आ जाएंगे आपके देश पर कब्जा करने, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ये जो आज़ादी मिली है, हमें इसे क्या करना है बच्चों, इसे प्रोटेक्ट करके रखना है। इसीलिए तो हमारे जवान दिन रात सीमा पर खड़े रहते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर इधर की जो सीमाएं हैं राजस्थान टाइप की, राजस्थान की इधर की, ठीक है, मतलब जो भी हमारे देश की सीमाएं हैं, वहाँ पर हमेशा 24 घंटे जो देश के जवान हैं वो तैनात रहते हैं। क्यों भाई, क्यों तैनात रहते हैं? क्योंकि जो बाहरी लोग हैं ना, वो एकदम तैयार बैठे हैं, आप थोड़ा सा लूज पड़ोगे ना तो आ जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये जो आज़ादी मिली है उन्हें हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, नर्चर यानी उसका पालन पोषण करना है, उसको एकदम अच्छा बनाना है, एंड बिल्ड ऑन, ठीक है। इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रेस्पेक्ट अस। अगेन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर हम फ्री नहीं होंगे देन नो वन विल रेस्पेक्ट अस, कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है आपको? आई होप कि आपको ये फ्रीडम का मीनिंग समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज़ादी चाहिए कि नहीं, आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन इससे हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कितना है, हाँ थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। चलिए अभी हम लोग डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। फॉर 50 years वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन, इट इज़ टाइम टू सी आवर सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन। वी आर अमंग द टॉप 5 nations ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज। और बच्चों यहाँ पे एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, ये लेसन पढ़ाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने ये लेसन देखा ना और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को ये वाला लेसन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए जो हार्ड वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देख लेते हैं। तो इसमें तो कुछ हार्ड वर्ड्स तो है ही नहीं, है ना, सब कुछ ईजी हैं। ओके चलो इसका मीनिंग समझाती हूँ। यहाँ पे जो कलाम जी हैं वो क्या कहते हैं कि माई सेकेंड विजन, मेरा सेकेंड सपना क्या है इंडिया के लिए, डेवलपमेंट यानी कि विकास, इंडिया का विकास होना ही चाहिए। क्या कहते हैं, फॉर 50 years वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। जैसे हमारी आज़ादी को जब ये लेसन लिखा गया था तब की बात की जा रही है, अभी तो 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन जब ये चैप्टर, ये जो लेसन है वो लिखा गया होगा तब की बात है। तो अभी 50 साल हो चुके हैं मतलब हमारी आज़ादी को, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, डेवलपिंग नेशन ही है ना। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो उनका नाम, उनको कैसे बोला जाता है कि जैसे कि चलो अमेरिका की बात कर लेते हैं, अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड नेशन। क्या कहते हैं, डेवलप्ड, यानी डी, देखो उसमें क्या आता है, DEVLOPED, मतलब ED आ गया, यानी वो डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है, वो पूरा उसका विकास हो चुका है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाती है तो क्यों बार बार यही कहा जाता है, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, यानी इंडिया क्या हो रहा है, अभी डेवलपिंग नेशन है, अभी इसका विकास हो रहा है। दूसरे देशों के बारे में कहा जाता है डेवलप्ड और हमारे बारे में डेवलपिंग नेशन, ठीक है। मतलब 50 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया को यही कहा जाता है, इंडिया वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन, हम विकासशील राष्ट्र हैं, अभी हमारा विकास नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज़ टाइम टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। अब ये टाइम मतलब अब समय आ चुका है कि हम अपने आप को कैसे देखें, हम अपने आप को कैसे देखें। इनका सपना क्या है कि हमारा जो इंडिया है ना वो डेवलप्ड नेशन कहलाए, डेवलपिंग नेशन ना कहलाए, ठीक है। वी आर अमंग द टॉप
5 नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो जीडीपी होता है इसके मामले में हम जो है इंडिया, ठीक है, हमारा देश 5वें नंबर पे आता है। जो भी वर्ल्ड में टॉप के जो 5 नेशंस हैं उनमें हमारा देश आता है, ठीक है। वी आर अमंग द टॉप 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो टॉप के 5 नेशंस है ना, टॉप 5 नेशंस इन जीडीपी, तो उसमें हमारा नाम आता है। ओके, 5वें नंबर पे मैंने बोला था ना, तो दैट वाज रॉन्ग। ओके, उनमें हमारे देश का भी नाम आता है। जो टॉप 5 कंट्रीज है उनमें इंडिया भी एक है, ठीक है, उन्हीं में से। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज, और ज़्यादातर एरिया में हमारा ग्रोथ रेट कितना स्टूडेंट 10% है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं कि आवर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग, यानी पॉवर्टी लेवल मतलब क्या होता है बच्चों, गरीबी का स्तर, ठीक है। तो जो हमारा गरीबी का स्तर है वो घटता जा रहा है, वो लगातार गिरता जा रहा है। एंड आवर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे, और जो हमारे अचीवमेंट्स हैं वो पूरे विश्व में पहचाने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं, ठीक है। इतना सब होने के बावजूद भी किसकी कमी के कारण हम अपने आप को डेवलप नेशन नहीं समझते हैं, तो किसकी कमी है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, येट वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, इसी के कारण हम अपने आप को डेवलप नेशन की तरह नहीं देखते हैं, है ना। आत्मनिर्भर क्या यहाँ पे सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या हो गया, आत्मनिर्भर, और सेल्फ एश्योर्ड इसका मतलब क्या, वही आत्मविश्वास। और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक क्वेश्चन है, इजंट दिस राइट, क्या ये सही नहीं है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। समझ में आया आपको इसका मीनिंग। चलिए आगे चलते हैं, एक बार फिर से बता दूं। ओके, फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि जो हमारा पॉवर्टी लेवल है वो लगातार गिरता जा रहे हैं, और जो हमारे अचीवमेंट्स है वो पूरे विश्व में जानने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी हम अपने आप को डेवलप नेशन की तरह नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, ठीक है। हम आत्मनिर्भर तो हैं और आत्मविश्वास भी हमारे अंदर आ सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं मतलब किस कारण से हम अपने आप को किस कारण से आत्मविश्वास की कमी के कारण हम अपने आप को डेवलप नेशन बोलने से क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, ठीक है, शंका होती है हमको अपने आप के ऊपर। चलिए अभी आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा जा रहा है कि इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, यानी जो इंडिया है उसको विश्व के सामने खड़ा होना चाहिए पूरी सक्षमता के साथ, ठीक है। I have third vision that India must stand up to the world, world or no one will respect us. ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, जो APJ अब्दुल कलाम है इनका तीसरा सपना क्या है बच्चों, तो इनका तीसरा विजन है कि जो हमारा इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड के साथ क्या हो, खड़े हो सक्षमता के साथ, है ना। जो हम ये देशों के लिस्ट में आए हैं, इतने टॉप पे आए हैं, तो वो हम अपने बलबूते पे आए, हमने किसी की हेल्प नहीं ली है, ठीक है। तो वो हमें कैसे सक्षमता के साथ विश्व के साथ खड़े होना चाहिए, नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं कर पाए देन नो वन विल रिस्पेक्ट अस, कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ ही दूसरे स्ट्रेंथ का रिस्पेक्ट करता है, यानी जैसे अभी आज हम लोग देखते हैं जो भी पावरफुल नेशंस है, ओके, तो अगर पावरफुल नेशन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दूसरे देश ना, दूसरे जो पावरफुल देश है वो तैयार हो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये पहले से ही पावरफुल है, ठीक है, तो ये भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप पहले से गुलाम हो फिर आपकी कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ का रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। मजबूती ही, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मजबूती, मजबूती से मतलब क्या है, स्ट्रांगनेस, ठीक है। तो वही एक दूसरे का हेल्प करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। We must be strong not only as a military power but also as an economic power. Both must go hand in hand. यानी हमें क्या बनना चाहिए बच्चों, स्ट्रांग बनना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे देखा ना, ओनली स्ट्रेंथ विल रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, यही ना, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। इसीलिए हमें क्या बनना है स्टूडेंट, स्ट्रांग बनना है, नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर, मतलब बस ऐसे मिलिट्री में ही हमको स्ट्रेंथ उसमें तो बनना ही है, सब में बनना है, लेकिन इकोनॉमिकली भी हमको क्या बनना है स्टूडेंट्स, स्ट्रांग बनना है, ठीक है। जो हमारा मतलब इकोनॉमिक पावर है वो भी तो रहना चाहिए, क्योंकि देखो आपके पास मिलिट्री बहुत सारी है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास उतना जो दूसरे देशों के पास है उतना पैसा नहीं है, फिर तो कोई काम नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि पैसों के बिना कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो आपको दोनों तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए, मिलिट्री पावर भी आपके पास होनी चाहिए और इकोनॉमिक पावर भी होना चाहिए। और जो आज के टाइम पे हम अपने देश की सिचुएशन देख रहे हैं, जो हालत हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्द
ठीक है, हम बहुत जल्द डेवलप नेशन हो जाएंगे, ठीक है। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, यानी दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मिलिट्री पे ही सारा पावर लगा दिया, उसी को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, इकोनॉमिक्स की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। नहीं, दोनों को हमें साथ लेकर के चलना है, तभी हम डेवलप नेशन बन पाएंगे और दूसरे देशों के सामने खड़े हो पाएंगे सीना चौड़ा करके कि हाँ हम क्या है, डेवलप नेशन है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि वाई आर वी इन इंडिया सो एम्बारस्ड टू रिकॉग्नाइज आवर ओन स्ट्रेंथ, आवर अचीवमेंट्स, वी आर सच अ ग्रेट नेशन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आया है एम्बारस्ड, ओके। तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? शर्मिंदा, हिचकिचाना, ठीक है, शंका करना, ओके। और यहाँ पे कुछ मीनिंग है क्या? नहीं, और तो कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, कहते हैं कि वाई आर वी इन इंडिया सो एम्बार्स्ड टू रिकॉग्नाइज आवर स्ट्रेंथ, आवर अचीवमेंट्स। मतलब जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो मजबूती है और जो हमारे अचीवमेंट्स है, पता नहीं क्यों इसको हम कहने से क्या करते हैं, शर्माते हैं, यानी हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, ठीक है। हमारे अंदर वो अचीवमेंट्स भी है, हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ भी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया है लोगों को कि उसको वो लोग स्वीकार करना ही नहीं चाहते, ठीक है। उसको स्वीकार करने से, कहने से हिचकिचाते हैं। वी आर सच अ ग्रेट नेशन, यानी हम तो बहुत बड़े राष्ट्र हैं। वी हैव सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज, और हमारे यहाँ पे कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज हुई हैं, बस मतलब हमको नॉलेज नहीं होता, उनके बारे में पता नहीं होता। और कई लोगों को अगर पता भी होता है तो भी वो उसको पता नहीं क्यों एक्सेप्ट करने से घबराते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। देखो यहाँ पे क्या बोला, वी हैव सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी, यानी हमारे यहाँ पे भी कितने महापुरुष हुए हैं, बताइए कितने महापुरुष हुए हैं। हमारा इंडिया तो ये सारी चीज़ों में बहुत ही रिच है, ठीक है। तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हुई हैं हमारे देश में, बट वी रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज देम, लेकिन फिर भी हम उसको हम उसको स्वीकार करने से क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम उसको स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वाई फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया कि क्यों, ऐसा क्यों हम अपने देश में जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो महापुरुष हुए, आज भी देखते हैं ना, हमारा इंडिया भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पे भी कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना। विदेशों में जैसे बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने पूरी अपनी इंडस्ट्री खड़ी की हुई है, उसी प्रकार से इंडिया में भी आज हम देखते हैं, जैसे कि आप रिलायंस देखते हो, ठीक है, तो पूरा कितना है, मतलब उनका कितना टर्नओवर है आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अंबानी, यही रिलायंस के ही है ना, और टाटा, बिरला, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे ही देश की है ना, और विदेशों की है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इनके बारे में लोग बताते नहीं है, बात नहीं करते हैं। क्यों भाई? इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है, हम इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, इन मामले में हमारा देश कितना आगे है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं स्वीकार करते। क्यों भाई? इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाई, क्यों? वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेट इन द वर्ल्ड, यानी वेट के उत्पादन में जो हमारा देश है वो क्या है, सेकेंड, मतलब दूसरे नंबर पे है, ठीक है। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेट, मतलब वेट के प्रोडक्शन में, जैसे हमारे यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा वेट का प्रोडक्शन होता है, पहले नंबर पे दूसरा कोई देश है, लेकिन दूसरे नंबर पे हम आते हैं वेट प्रोडक्शन के मामले में। और इसमें ही नहीं बल्कि राइस प्रोडक्शन में भी हमारा ही नाम है दूसरे नंबर पे, ठीक है। और पहले नंबर पे किसमें? देखो ये सारी चीज़ें आप ना याद करके रखना। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब भी पेपर आता है तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है, तो अगर आप ये सब पढ़े रहोगे तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, है ना। तो हमारा देश दूसरे नंबर पे है वेट प्रोडक्शन में और राइस प्रोडक्शन में भी। देन वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन में हम पहले नंबर पे हैं, हमारा देश सबसे पहला है। वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के मामले में हम पहले नंबर पे हैं, ठीक है। लुक एट डॉक्टर सुदर्शन, अब डॉक्टर सुदर्शन को देखिए, इन्होंने क्या किया है, सुनिएगा। ही हैज़ ट्रांसफर्ड द ट्राइबल विलेज इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग यूनिट। देयर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स, बट आवर मीडिया इज ऑब्सेस्ड ओनली विद बैड न्यूज़ एंड फेलियर्स एंड डिजास्टर्स। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे सुदर्शन जी की बात की जा रही है, डॉक्टर सुदर्शन की। बोला जा रहा है कि लुक एट डॉक्टर सुदर्शन, डॉक्टर सुदर्शन को देखिए ज़रा, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो ट्राइबल विलेज थे, ठीक है, उनको किस में ट्रांसफ़र किया, उनको ना
आत्मनिर्भर बनाया, ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ ड्राइविंग यूनिट, यानी आत्मनिर्भर बनाया, यानी वो अपना काम खुद से कर सकते, उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ट्राइबल विलेजेस थे यानी जो आदिवासी गांव थे उनको उन्होंने सेल्फ सस्टेनिंग बना दिया, ठीक है, वो अपनी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो खुद से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी ही बहुत सारी लाखों कहानियां हैं हमारे यहाँ पे अचीवमेंट की, उपलब्धियों की, लेकिन फिर भी जो हमारा मीडिया है वो ऑब्सेस्ड हो गया। ऑब्सेस्ड मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का ना जुनून आपके ऊपर सवार हो जाना, कोई भूत सवार हो जाना बोलते हैं ना, जैसे बच्चे रहते हैं कोई चीज़ देख लेते तो बस उनको वही चाहिए तो चाहिए, अगर उनको पसंद आ गई तो चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब तब हमेशा बोलते हैं ना अरे इसके ऊपर तो उसका भूत ही सवार हो गया, मतलब चाहिए तो चाहिए, तो वही हो गया यहाँ पे ऑब्सेस्ड का मीनिंग। तो जो हमारी मीडिया है, इतने सारे ग्रेट अचीवमेंट्स है, इतने सारे सक्सेस स्टोरीज है, इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो हमारा मीडिया है वो बस बैड न्यूज़ ही दिखाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि इसको बैड न्यूज़ की बीमारी लग चुकी है, इसके ऊपर वही भूत सवार हो चुका है, ठीक है। सारी मीडिया ऐसी नहीं है, मैं सबको नहीं बोलूँगी, लेकिन कोई कोई है जो मतलब ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़ है जो जब भी कुछ गलत काम होगा ना तो वो ज़्यादा करके वो लोग दिखाते हैं, और जो अच्छा काम रहेगा उसको एक दो बार ही दिखाएंगे, फिर तो दिखाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि हमारी मीडिया बस बैड न्यूज़ और फेलियर्स को ही दिखाती रहती है, ठीक है, जो भी डिजास्टर्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इतना आपको क्लियर है, ओके। आगे कलाम जी लिखते हैं, डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस, यानी हमको ये रियलाइज़ नहीं है, रियलाइज़ मतलब क्या, हमको ये यकीन नहीं है, ठीक है, मतलब हम ये नहीं समझते कि सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता के साथ ही क्या आता है बच्चों, आत्मसम्मान आता है। यानी जब हम आत्मनिर्भर रहेंगे, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारे अंदर क्या आता है, आत्मसम्मान आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, है ना, हम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हम क्या है, आत्मनिर्भर है, हमने जो किया है हमने खुद से किया है, हमने किसी से मांगा नहीं है, किसी की हेल्प नहीं ली है, ठीक है। तो इसका आभास नहीं है हमको, क्या हमको इसका आभास नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आता है किससे, सेल्फ रिलायंस से, यानी आत्मनिर्भरता से। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे बात उन्होंने बोली है, सुनने लायक है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आप देखिएगा हमारे देश और बाहर के देशों में कितना अंतर है। देखिए, आई वॉज इन Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. The Hamas had struck, but the front page of the newspaper had the picture of Jewish gentleman who in 5 years had transferred his desert land into an orchid farm and granary. It was this inspiring picture that everyone woke up to. The gory details of killings, bombardments and deaths were inside the newspaper, buried among other news. Isn't it possible in our country? देखिए यहाँ पे इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है। बोल रहे हैं कि एक बार मैं कहाँ पर था, इजराइल में था, एक प्लेस का नाम है तेल अवीव, ठीक है। तो वो वहाँ पे थे और इजरायली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और ये दिन कौन सा था, तो वो जिस दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसके एक दिन पहले ही वहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारा ये बॉम्बार्डमेंट्स हुआ था, अटैक्स हुए थे, कई लोग मारे गए थे, ठीक है। तो इतना सारा वहाँ पे हुआ था, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अब न्यूज़पेपर की खास बात क्या थी, देखो कोई भी हमारे देश में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी दंगा फसाद होता है, तो एकदम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे उसको छापा जाता है, बड़े बड़े अक्षरों में उसकी हेडिंग लिखी जाती है, इतने बड़े बड़े पिक्चर्स लगाए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान न चाहते हुए भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है, राइट, है ना। लोग उसको देखेंगे, फ्रंट पेज पे है, इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो कौन नहीं देखेगा। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं था। जो इजरायली न्यूज़पेपर था उसमें देखो फ्रंट पेज पे उसको क्या छापना चाहिए था, अगर हमारे देश के हिसाब से देखा जाए तो फ्रंट पेज पे उसको क्या छापना चाहिए था, वो जो पिछले दिन वो जो घटना हुई थी, इतने सारे लोग मारे गए थे, बॉम्बार्डमेंट्स हुए थे, है ना, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे, तो वो छापनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं छापी थी, ठीक है। वो खबर फ्रंट पेज पे तो थी ही नहीं। फ्रंट पेज पे क्या था, एक जीविश जेंटलमैन थे जिन्होंने क्या किया था, एक डेजर्ट एरिया को एक इंस्पायर वाली स्टोरी उन्होंने वहाँ पे लगाई थी, ठीक है। उस पर्सन के बारे में उन्होंने क्या किया था, डेजर्ट एरिया को किस में चेंज कर दिया था, ऑर्चिड फार्म में, यानी डेजर्ट मतलब आपको पता है पूरा वीरान, ठीक है, वीरान भूमि को उन्होंने 5 साल में क्या किया था, एक बगीचे में, ठीक है, ऑर्चिड फार्म मतलब क्या होता है, बगीचे में पूरा चेंज कर दिया था, एकदम हरा भरा उसको बना दिया था। तो वो चीज़ उन्होंने फ्रंट पेज पर छापी थी, ठीक है।
एक्चुअल में फ्रंट पेज पे क्या होना चाहिए था, अगर हमारे देश के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही होता है, कुछ भी दंगा फसाद हो जाए, कुछ भी बड़ी न्यूज़ होती है ना, तो उसको फ्रंट पेज पे ही लगाया जाता है। लेकिन इन्होंने फ्रंट पेज पे उस जेंटलमैन के बारे में बताया था कि उसने कैसे 5 साल लगे उसको एक डेजर्ट लैंड को ये ऑर्चिड फार्म में चेंज करने में, ठीक है, तो वो छपा था। अब ऐसा नहीं है कि वो जो खबर थी वो उस न्यूज़पेपर में नहीं थी, लेकिन कहाँ पर थी, वो जो मतलब बीच में कहीं बीच के पन्ने में थी, और वो भी वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखी गई थी। ऐसा नहीं कि उसको बहुत भड़का करके दिखाया गया हो, ठीक है, वो छोटे छोटे अक्षरों में वो न्यूज़ लिखा गया था। तो देखिए हमारे देश में और उनके देश में कितना अंतर है ना। वहाँ का जो न्यूज़पेपर है, देखो वो क्या छाप रहा है जिससे लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीखने के लिए मिले। क्योंकि सही बात है, देखो ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि हम जो देखते हैं वही हमारे दिमाग में चलता है, हमको वही बनने की, मतलब हम ना उसी से अपने आप को रिलेट करके देखने लगते हैं, राइट। मतलब जैसा आप देखोगे वैसा ही आपका दिमाग होते जाएगा। तो ये उन्होंने यहाँ पे देखा था, और ये उसकी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने न्यूज़पेपर में ये सारी जो चीज़ें थी, जो गोरी डिटेल्स ऑफ किलिंग और बॉम्बार्डमेंट्स थे, ये सभी न्यूज़पेपर के अंदर थे, और वो भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखे गए थे, ऐसे भड़का करके नहीं लिखे गए थे। क्लियर है। और बोल रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इजंट इट पॉसिबल इन आवर कंट्री, क्या ये हमारे कंट्री में नहीं हो सकता, क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे वो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है ना, ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वो हमारे ही देश के हैं, तो जानते हैं कि हमारे देश में क्या, मतलब हमारे देश में क्या होता है, इनको सब कुछ पता है। तो इन्होंने क्या बोला, क्या ये हमारे देश में पॉसिबल नहीं है कि उसी के जैसा हो जाए, ऐसा। अब आगे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाक्य दिया गया है, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया, मतलब मैं डेवलप्ड इंडिया में रहना चाहती हूँ, ऐसा। अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। वाई आर वी एज अ नेशन सो ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स, वी वॉन्ट फॉरेन TVs, वी वॉन्ट फॉरेन शर्ट्स, वी वॉन्ट फॉरेन technology, why this obsession with everyone imported? Do we not realize that self respect comes with self reliance? देखो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, हमारे लिए, ठीक है, कि हम जो इंडियन लोग हैं ना, हमारे ऊपर क्या हुआ है कि जो विदेशी चीज़ें होती हैं उनका एक भूत सवार हो गया है। मतलब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, फॉरेन टीवी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो फॉरेन, है ना, विलायती सब कुछ, हमको फॉरेन टीवी चाहिए, फॉरेन शर्ट्स चाहिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हम इतने ये फॉरेन के पीछे इतने पागल से क्यों हो गए हैं, है ना? क्या हमें ये नहीं पता, क्या हमको इसका आभास नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कब आता है? सेल्फ रिलायंस के साथ। यानी जब आप आत्मनिर्भर होंगे, जैसे मोदी जी बात करते हैं ना आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर भारत में मतलब क्या हो सकता है, आप भी मतलब आप लोग भी इसमें ना अपना योगदान दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? देखो, बाहरी चीज़ें खरीदने से अच्छा है जो हमारे देश में जो मेड इन इंडिया है, ठीक है, जो इंडिया में बनाई गई चीज़ें हैं, आप उनको खरीदिए। तो आप ना आत्मनिर्भर भारत का ये जो मिशन है इसमें आप अपना सहयोग दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में चाइना से बने हुए सामान भी मतलब बेचे जाते हैं, और भी अलग अलग कंट्रीज़ के सामान बेचे जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं, तो विदेशी कंपनियों की चीज़ें खरीदने से अच्छा है, क्योंकि देखो विदेशी कंपनियों से अगर आप कुछ सामान खरीदोगे तो वो पैसा कहाँ पे जाएगा बताइए? वो पैसा कहाँ पर जाएगा? उनके देश में जाएगा, ठीक है। वो अपने देश का विकास करेंगे, हमारे देश का कुछ नहीं। हमारे से तो वो पैसा लूटेंगे और ले करके जाएंगे बाहर, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो भी हमारे इंडिया में बनी हुई चीज़ें हैं उनका यूज़ हमको करना चाहिए। हमको ऐसे फॉरेन चीज़ों के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, है ना, कि हमको सब कुछ फॉरेन चाहिए, फॉरेन टीवी, ये वो दुनिया भर का, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जो हमारी इंडियन कंपनियां हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनका सामान हमको खरीदना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैसेज था जो आई होप कि आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगा तो आप सब स्वदेशी ही खरीदेंगे, विलायती नहीं खरीदेंगे, बाहर का नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अब एक सवाल ये उठता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये भारत का है कि विदेश का है, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट्स के नाम ऐसे होते हैं हम पहचान नहीं पाते। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आप पहचान जाओगे। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो कि ये सामान जो है ये कौन सी कंपनी का है, भारत में बनी हुई है या फिर बाहर से आई हुई है ना। तो इस प्रकार से आप लोग पता कर सकते हो और वही सामान खरीदना जो भारत में बनी हो। इससे क्या होगा बच्चों, हम क्या होंगे, आत्मनिर्भर, है ना।
हमको अपनी चीज़ों के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हम आत्मनिर्भर रहेंगे, तभी क्या होगा, हमारा आत्मसम्मान बढ़ेगा, नहीं तो आत्मसम्मान हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो वाक्य की मैं बात कर रही थी सुनिएगा। आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर। यहाँ पे जो अब्दुल कलाम जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद में था जब ये लेक्चर दे रहा था, जब ये भाषण दे रहा था। When a 14-year-old girl asked me for my autograph, तभी क्या हुआ, 14 साल की एक लड़की आई, उसने मेरे से मेरा ऑटोग्राफ मांगा। जैसे आते हैं ना कई लोग ऑटोग्राफ मांगने के लिए, कोई बहुत प्रसिद्ध आदमी आ जाता है तो उसका ऑटोग्राफ सब लोग लेने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से ये भी लड़की आई इनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। आई आस्क्ड हर व्हाट हर गोल इन लाइफ, शी रिप्लाइड आई वॉन्ट टू लिव इन डेवलप्ड इंडिया। देखिए इस छोटी सी बच्चे, खाली बस 14 साल के, ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, लेकिन इसके सपने कितने बड़े हैं। इन्होंने पूछा, जब वो ऑटोग्राफ लेने के लिए आई तो इन्होंने पूछा कि वो जीवन में क्या करना चाहती है, उसका गोल क्या है, ठीक है, उसका मेन मकसद क्या है। तो उसने क्या रिप्लाई दिया पता है आपको, आई वॉन्ट टू लिव इन डेवलप्ड इंडिया, यानी मैं एक डेवलप्ड इंडिया में रहना चाहती हूँ, मुझे डेवलपिंग इंडिया में नहीं रहना है। कहाँ पे रहना है, तो डेवलप्ड इंडिया में रहना है। देखिए 14 साल की लड़की है जिसके अंदर इतना इतना मोटिवेशन है, ठीक है, कि वो क्या कहती है कि मुझे डेवलप्ड इंडिया में रहना है, मुझे डेवलपिंग इंडिया में नहीं रहना है। बस उसका यही एक सपना था। उन्होंने पूछा ना तुम्हारा सपना क्या है, तो उसने बोला आई वॉन्ट टू लिव इन डेवलप्ड इंडिया। फॉर हर यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप्ड इंडिया, यू मस्ट प्रोक्लेम मतलब क्या होता है बच्चों, डिक्लेयर कॉन्फिडेंटली टू ऑल। तो यहाँ पे कलाम जी कहते हैं कि फॉर हर यानी उसके लिए, आपके लिए और मेरे लिए हमें क्या करना होगा, अपने भारत देश को क्या करना होगा, अपने भारत देश को डेवलप्ड इंडिया बनाना ही होगा। यू मस्ट प्रोक्लेम यानी आप इसको मतलब कंफर्म कर सकते हो, करोगे, कंफर्म करना चाहिए। प्रोक्लेम मतलब क्या, डिक्लेयर करना, कंफर्म करना, ठीक है। तो आपको ये डिक्लेयर करना चाहिए कि इसके लिए, इस लड़की के लिए, आपके लिए और मेरे लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका लेसन, यहाँ पे फिनिश्ड हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आया भी होगा। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो आपका वार्मिंग अप में ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके भी आंसर मैंने दे दिए हैं। मतलब 2.4 का जो हमारा क्वेश्चन आंसर का वीडियो है ना, उसमें मैंने वार्मिंग अप में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके भी आंसर दे दिए हैं, एज वेल एज जो इंग्लिश वर्कशॉप में क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।